वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट थिंकिंग। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट की स्टोरी दी गई है, यानी वो कैसे साइंटिस्ट बने, उनके इंटरेस्ट्स क्या थे, मतलब किसी भी फील्ड में, उन सब के बारे में चैप्टर में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, उसको पहले पढ़ते हैं। रिचर्ड एब्राइट हैज़ received the Cyril Scholar Award and the Schering-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology। तो इसमें जो रिचर्ड एब्राइट है यही वो साइंटिस्ट है और इनके बारे में ही स्टोरी में पूरी चीज़ें दी गई हैं। तो इनको क्या होता है, इनको एक दो अवार्ड मिलते हैं। एक का नाम है सीरियल स्कॉलर अवार्ड और एक का नाम है शेयरिंग प्लो अवार्ड। और ये किस लिए मिलते हैं इनको? बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है उसमें स्टडी करने के लिए, उनमें जो भी इन्होंने थ्योरीज दी थी उन सब के लिए इनको ये दो अवार्ड्स मिलते हैं। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ अ साइंस टू हिम। और ये इनका बटरफ्लाइज की तरफ एक आकर्षण ही था जो कि आज इनको एक साइंस के वर्ल्ड में इनके लिए दरवाजे खोल रहा था, यानी एक साइंस के वर्ल्ड में कदम रख रहे थे। तो ये बटरफ्लाइज के लिए जो इनका आकर्षण था उसने ये चीज़ें स्टार्ट की थी इनके लिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि इनको बटरफ्लाइज काफ़ी पसंद है और बटरफ्लाई से ही इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है एक साइंटिस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cell work। तो उसमें बोल रहे हैं कि 22 की ईयर में एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, स्काउट ऑफ द ईयर का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा, कहीं सुना भी होगा, स्काउट और गाइड्स होते हैं। मतलब स्काउट लड़कों के लिए होता है और गाइड लड़कियों के लिए होता है। मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अगर आपका कोई भी सिटी में अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट होने वाला है तो वहाँ पर जो भी मतलब स्काउट्स आते हैं और गाइड्स आते हैं जो मैनेज करते हैं, मतलब लोगों की हेल्प करते हैं। आपने देखा भी होगा किसी इवेंट में। तो ये वो चीज़ है। तो ऐसे ही आपके स्कूल वगैरह में भी वहाँ पर भी स्काउट कैंप वगैरह ऐसा लगता होगा। तो ये क्या थी, स्काउट ऑफ द ईयर थे और इन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया अपनी एक थ्योरी देकर, और उस थ्योरी का नाम था हाउ सेल वर्क। तो एक 22 साल के लड़के ने जो कि स्काउट ऑफ द ईयर रह चुका था, उसने साइंटिफिक वर्ल्ड को अपनी थ्योरी लाकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया था। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। यानी रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट्स, यानी जो कॉलेज में उनके रूम में साथ साथ जो भी उनके दोस्त रहते थे, उनके जो रूममेट्स और वो खुद, उन्होंने एक ऐसी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, एक आर्टिकल में इसको पब्लिश कराया, यानी जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। उनके आर्टिकल में इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया, यानी छपवाया। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students। और ऐसा पहली बार था कि जो साइंटिफिक जर्नल, यानी जो साइंटिफिक चीज़ों या जो भी थियोरीज आती हैं तो जो भी वो पब्लिश करते हैं, तो इन्हें जो लोग पब्लिश करते हैं उन्हें साइंटिफिक जर्नल कहते हैं। तो ऐसा पहली बार था जब ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस थी, उन्होंने किसी ऐसी थ्योरी को या ऐसे आर्टिकल को अपनी मैगजीन में जगह दी थी जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स की थी। अभी जो कॉलेज स्टूडेंट्स का वो वर्क था उसको अपने आर्टिकल्स में जगह दी। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग एट होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। तो अगर हम इसे स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में देखें, नहीं खेल की चीज़ में देखें, कि ये मतलब ऐसा उसने बता रखा कि ये पहली बार था जब किसी कॉलेज स्टूडेंट की उन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की। तो अगर हम इसे एक खेल की तरह देखें तो हमें ऐसा माना जाएगा कि दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट अ बैट। यानी आप 15 साल के हैं और आपने अपने पहले जब आप खेलने जा रहे हैं अपने वहाँ पर बिग लीग में, किसी बड़ी लीग में आप खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट मान लीजिए, और आप 15 साल के और आप पहले टाइम पे ही इतनी अच्छी सेंचुरी बना लें, इतने अच्छे रन बना लें, होम रन बना लें, तो ऐसा आप जब फेमस हो जाते हो तो वो बात बता रही है कि अगर कोई 15 साल का बच्चा क्रिकेट में जाकर सेंचुरी लगा दे फर्स्ट टाइम किसी बड़ी लीग में, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि कोई भी इतने बड़े साइंटिफिक जर्नल में कोई कॉलेज स्टूडेंट का वर्क, उसकी थ्योरी छप जाए, तो इसको कंपैरिजन किया गया है स्पोर्ट्स से। तो इसमें आपको समझाने के लिए है। For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields। लेकिन जो रिचर्ड एब्राइट थे उनका इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स। तो यानी इतने उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थे उनके लाइफ में, उन्होंने काफ़ी चीज़ें
मतलब अचीव कर चुकी थी, तो ये उनका पहला ऐसा बड़ी चीज़ थी साइंस के फील्ड में। और कई उनके अदर फील्ड्स, यानी वो एक ही फील्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग या इंटेलिजेंट नहीं थे, काफ़ी अदर फील्ड्स में भी उनका जो इंटरेस्ट था वो था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और ये जो भी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, इतना जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या इतनी अचीवमेंट है इनके लाइफ में, ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ है? बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ है, यानी तितलियाँ होती हैं उनसे इनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग्स पेनिसलावनिया, देयर वॉजेंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। यानी एक सिर्फ एक बच्चा, एन ओनली चाइल्ड, एक सिर्फ बच्चा है एब्रिट, जो अभी अभी स्टोरी में साइंटिस्ट है, उन्हीं का नाम है, ये हमने ऊपर भी देखा है। तो ये कहाँ पर बड़े हुए हैं? नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिसलावानिया, यहाँ के नॉर्थ में, उत्तर में रीडिंग में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ये इनके बर्थ ऑफ प्लेस बताया गया है यहाँ पर, कि जहाँ पे इनकी मतलब परवरिश हुई है। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। तो इसमें ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, एब्राइट बोल रहे हैं कि वहाँ मैं इतना कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ अकेला, खुद टीम में सिर्फ अकेला कोई फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता हूँ। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। बस मैं एक ही चीज़ कर सकता था उस टाइम, वो था चीज़ों को इकट्ठा करना। तो ये समझा रहे हैं स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में कि अगर आप अकेले हैं एक टीम में तो आप फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकते हैं। तो मैं उस टाइम ऐसा कोई साइंटिस्ट, ऐसा कोई मतलब थ्योरी नहीं लिख सकता था। मैं जब छोटा था तो मैं बस इतना ही कर सकता था कि मैं कुछ चीज़ें इकट्ठा कर लूँ। तो मैंने वही किया अपने बचपन में। सो ही डिड, एंड डिड ही एवर। तो वो बोल रहे हैं कि तो मैंने वही किया और आज तक करता आ रहा हूँ। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क ऑल हिज एक्टिविटीज। तो उन्होंने क्या किया? किंडरगार्टन से ही स्टार्ट कर लिया। यानी जब वो छोटे थे, जब मतलब आप जैसे बिल्कुल छोटे होते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपने स्कूलिंग की, तो मतलब वहीं से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना। और उसी सेम डिटर्मिनेशन से, जो आज उनके अंदर जो दृढ़ निश्चय है, उसी से स्टार्ट किया। और आज दैट हैज़ मार्क ऑल हिज एक्टिविटीज़, और वही एक्टिविटीज़ आज इनके लिए बहुत अचीवमेंट्स बन चुकी हैं। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। तो ये काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करते थे बटरफ्लाइज के अलावा भी, जैसे रॉक्स इकट्ठा कर लिया, यानी फॉसिल्स, यानी अगर आपको कोई जीवाश्म वगैरह मिल गए, यानी कोई चीज़ें मिल गई हैं, कॉइन्स मिल गए हैं पुराने ज़माने के, तो ये सब कलेक्ट करते रहते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। ये एक बहुत ज़्यादा ईगर होता है, बहुत उत्सुक एस्ट्रोनॉमर बन गए थे, यानी इन चीज़ों के बारे में बहुत चीज़ें जानना चाहते थे। कई बार तो ये पूरी पूरी रात तारों को देखते रहते थे, घूरते रहते थे। गेजिंग यानी घूरना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, ये ऊपर जो बैट ऊपर अभी पढ़ा था हमने, स्पोर्ट्स से कंपैरिजन किया था, उसी का एक समरी है कि आप उसको समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। कि अ होम रन इन द गेम ऑफ बेसबॉल इज व्हेन द बैटर scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. Getting a paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while betting for the first time. तो ये वही बता रखा है कि आप जब साइंटिस्ट मतलब साइंटिफिक जर्नल में आप साइंटिस्ट जर्नल आपके ऐसा कोई पेपर छाप दे, तो वो उसी के कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब एक 15 साल का बच्चा पहली बार बैटिंग करने उतरा है और वो क्या कर दे, काफ़ी अच्छे रन बना दे, होम रन, तो उसी को मतलब उसे कंपैरिजन किया। तो इसमें यही बता रखा है। स्टार्ट करते हैं अगेन। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। पहले तो उन्हें क्या था, उनके अंदर ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उन मतलब उनको चीज़ों के बारे में बहुत उत्सुकता थी। उनका मतलब उनको ड्राइव करती थी ये चीज़ें, कि उनको क्यूरियस थे वो बहुत ज़्यादा। तो और यही फोर्स था, ड्राइविंग फोर्स ये होता है कि जो आपको धकेलता है इन चीज़ों के लिए, आपको मतलब ड्राइविंग करता है, यानी आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। और विद अ ब्राइट माइंड, तो उनको काफ़ी इंटेलिजेंट थे ये। तो फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, यानी इनको इनमें पहली बात तो बहुत क्यूरियोसिटी थी, और वो भी एक ब्राइट माइंड के साथ बहुत इंटेलिजेंट थे। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु अनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और उनके पास उनकी मम्मी भी थी, जो उन्हें हमेशा लर्निंग यानी चीज़ें सीखने के लिए जो उनका इंटरेस्ट था उसको अनकरेज करती थी, हिम्मत देती थी कि सीखो और ज़्यादा सीखो। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें ट्रिप पर ले जाती, घुमाने ले जाती। बोट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम इन मेनी अदर वेज। तो वो बोल रही हैं, इस स्टोरी में बताया गया है कि वो उन्हें ट्रिप्स पे ले जाती, उन्हें टेलीस्कोप वगैरह खरीद के देती, माइक्रोस्कोप खरीद के देती, कैमरा खरीद के देती। माउंटिंग मटेरियल मतलब होता है जैसे आप कैमरा वगैरह फिटिंग करते हो तो स्टैंड चाहिए आपको, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हेल्प करती है उनके काम के लिए, वो सब चीज़ लेके आती।
अदर इक्विपमेंट्स, जो भी उन्हें कैसे भी हेल्प कर सके हर तरीके से वो उनकी हेल्प करती। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। उनकी मम्मी कहती हैं कि मैं ही उनकी साथी थी जब तक वो स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ मैं ही थी उनके साथ। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग्स होम फ्रेंड्स फॉर हिम, उसके बाद मैं घर पे उनके उनके दोस्तों को भी बुलाते थे कि जिससे कि वो और चीज़ें सीख सकें। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को तो हम दोनों ही बहुत सारी चीज़ें करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, कि रिची ही मेरा जीवन बन गया था जब उसके पापा जब रिची थर्ड ग्रेड में था, यानी हमारे साइंटिस्ट के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। उनको उनकी मम्मी रिची बुलाती है तो बोल रही है कि रिची मेरी ज़िंदगी बन गया था जब उनके उसके पापा की डेथ हो गई थी जब वो थर्ड ग्रेड में था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, उनकी मम्मी और वो खुद पूरा दिन बिताते, सिर्फ कहाँ पर पूरी शाम बिताते, एवरी इवनिंग स्पेंड करते डाइनिंग रूम टेबल पर, वहाँ पर वो पूरी शाम बिताते। इफ़ यू डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उनके पास कोई काम नहीं होता था करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो उनकी मम्मी उनके लिए काम ढूंढ के लाती थी। वो बोल रही कि मैं उसके लिए ढूंढ के लाती, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग, कोई ऐसा काम नहीं जो उनकी मतलब वो अपने फिजिकल से मतलब उनको मतलब फिजिकली वो काम कर सके, ऐसे काम नहीं लाती, लेकिन लर्निंग थिंग्स, ऐसा काम लाती जिससे वो कुछ सीख सके। हिज मदर से ही लाइक इट, ही वॉन्टेड टू लर्न, उसे पसंद था काम करना, चीज़ें सीखना, और वो बहुत ज़्यादा लर्न करना चाहता था वैसे भी। एंड लर्न ही डिड, और उसने ऐसा ही किया, वो जैसा सीखना चाहता था वैसा ही किया। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, वो हमेशा मतलब अच्छे नंबर लाता, यानी टॉप आता अपनी क्लास में। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड, तो वो बोल रही वैसे वैसे दिन अगर देखा जाए तो वो सामान्य बच्चों जैसा ही था, लेकिन वैसे वो स्कूल में बहुत टॉप आता था, टॉप ग्रेड हमेशा लेके आता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, Ebright had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. तो बोल रही है जब वो सेकेंड ग्रेड में था तो एब्राइट ने जितनी भी 25 स्पीसीज थी उनके घर के होम टाउन में, उसने सारी इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठी करते थे, और उनमें बटरफ्लाइज थी और काफ़ी और चीज़ें थी जो इकट्ठा करते थे। उसमें यही बता रखा है कि उन्होंने पूरी की पूरी कितनी 25 की 25 25 जितनी भी स्पीसीज, यानी जो भी एक बटरफ्लाई की अलग अलग प्रजाति पाई जाती है सबको इकट्ठा कर लिया गया था। अब यहाँ पर हमको दे भी रखा है कि स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टेड इन 6 वीक इन रीडिंग पेनिसलावानिया, तो यहाँ पे दे भी रखा है पेनिसलावनिया जहाँ पे वो रहते थे। तो उन्होंने 6 वीक में ये जितनी भी बटरफ्लाइज इकट्ठी कर ली, और यहाँ पे 6 हमें दे रखी है स्पीसीज, और उनके फिर सब टाइप्स भी हैं, मतलब उनके अंदर भी प्रजातियाँ जो उसमें पाई जाती हैं वो, इन सब के नाम हैं यहाँ पर। दैट प्रॉबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सैड। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि यही शायद मेरा बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड था, क्योंकि मैंने सब चीज़ें इकट्ठी कर ली थी बटरफ्लाइज की। बट देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तो वो बोलते हैं जब मेरी मम्मा ने मुझे एक चिल्ड्रंस बुक, यानी बच्चों के लिए जो किताबें आती थी वो ला के दी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, और दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। तो वो बोल रहे हैं कि वही जो बुक थी जिसमें बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो कि सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट करती हैं उनके बारे में बताया गया था उस बुक में। और उस बुक ने क्या किया कि इस बच्चे को, यानी यंग कलेक्टर, यानी ये खुद की बात कर रहे हैं रिचा, इनका नाम एब्राइट, तो ये बोल रहे हैं कि इस बच्चे के लिए, एब्राइट के लिए एक नया वर्ल्ड खोल दिया था साइंस का, जो इस बुक को लाकर जो उनकी मम्मा ने उनको दी थी, तो इनके लिए एक नया वर्ल्ड आ गया था साइंस का। मतलब उन्होंने कलेक्शन तो कर लिया था, तब उनके पास क्या काम था, तो उनकी मम्मी ने उन्हें किताब ला के दी थी। एंड द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, और बुक के एंड में ये लिख रखा था कि जो रीडर्स हैं जो इस किताब को पढ़ रहे हैं उनको इन्वाइटेड है, यानी वो आ सकते हैं बटरफ्लाई की जो माइग्रेशन, ये मक्खियाँ जो भी तितलियाँ ये मतलब माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका से, इसकी स्टडी करने में हेल्प कर सकते हैं रीडर्स भी। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक उरुखाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो उसमें बोल रखा है कि जो रीडर्स है उनको ये बोला गया था कि आप बटरफ्लाइज को टैग करिए, उनको नाम दीजिए जिसे हम रिसर्च कर सकें। ये किसने कहा था? डॉक्टर फ्रेडरिक यूराखट ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में रिसर्चर थे। Ebright's mother wrote to Dr. Urakhat as soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wing of monarchs. तो उनकी मम्मी ने
डॉक्टर को एक लेटर लिखा कि हाँ मतलब एब्राइट ये काम करेगा, और एब्राइट ने धीरे धीरे सारा काम स्टार्ट कर दिया, टैग्स लगाना मोनार्क्स की विंग में, बटरफ्लाइज की में। एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अगर जैसे ही किसी को टैग मतलब बटरफ्लाई में वो टैग लगा देता, उसको कोई बटरफ्लाई मिल जाती, तो वो आंसू से बोला गया था कि वो जो टैग है वो डॉक्टर को भेज दे, डॉक्टर उरुक को भेज दे अगर किसी ने टैग लगा दिया किसी में मोनार्क बटरफ्लाई में। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। और वैसे भी जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन था, यानी जो मोनार्क जो बटरफ्लाइज होती है, अगर उनको आपको कलेक्ट करना है तो आपको सिर्फ गर्मियों में लेट समर्स में बस सिर्फ 6 ही हफ्ते होते हैं आपके पास, जिसमें आपको कलेक्ट करना होता है, टैग लगाना होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर आप अकेले ही उनको पकड़ने लगेंगे तो शायद आप ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। अब अगला स्टेप जो एब्राइट ने लिया वो ये था कि उन्होंने क्या किया, बटरफ्लाइज का ही फ्लॉक यानी पूरा झुंडी मतलब वो बढ़ाना चाहते थे अपने घर में रहकर। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, इसलिए वो एक फीमेल मोनार्क लेके आए, बटरफ्लाई लेके आए फीमेल, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly। तो उन्होंने एक फीमेल को लेके आ गए, उनके एग्स को जो फीमेल बटरफ्लाई के एग थे उनको बड़ा किया अपने बेसमेंट में ही। जैसे कि उनकी लाइफ साइकिल चलती है बटरफ्लाइज की, जैसे कि एग से कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर से पूपा बनता है और पूपा से एक अडल्ट बटरफ्लाई बनती है। तो क्योंकि अकेला एक बटरफ्लाई को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट था, तो एब्राइट ने सोचा कि वो अपने बेसमेंट में ही पूरा एक झुंड बना लेते हैं इनका बटरफ्लाइज का, कि वहीं पर इनका जीवन स्टार्ट करते हैं। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग एंड लेट देम गो। फिर उसके बाद वो बटरफ्लाइज को टैग कर देते और क्या कर देते उन मतलब उनको फिर वापस जाने देते हैं, उनका टैग लगा देते और उन्हें उड़ा देते। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और बहुत सालों तक उनका जो बेसमेंट था वो घर रहा बहुत सारे थाउजेंड हजारों मोनार्क का, जो कि डिफरेंट स्टेजेस में थी, बहुत अलग अलग स्टेजेस में थी। तो काफ़ी डिफरेंट स्टेजेस जो डेवलपमेंट ही चलते थे, उन्होंने बेसमेंट में क्या क्या बहुत ज़्यादा उनके घर में बटरफ्लाइज थी। तो यहाँ पर नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स वो भी दे रखा है कि कितनी कितने नंबर मतलब कितनी सारी बटरफ्लाइज उन्होंने 6 हफ्ते में इकट्ठा करी थी, तो उसका यहाँ पर दे रखा है। काइंड्स मतलब अलग अलग तरीके की, और नंबर कलेक्टेड यहाँ पे दे रखा है कितनी इकट्ठा की, जैसे ब्रश फुटेड की उन्होंने काफ़ी 10 बटरफ्लाइज ऐसे इकट्ठा की। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। वो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया बटरफ्लाइज को टैग करने में, यानी उनके नाम लिखने में। इट्स टेडियस एंड देयर नॉट मच फीडबैक, यानी बहुत थकावट का काम था और मेरे पास इतना फीडबैक भी नहीं आ रहा था, इससे कोई मुझे मतलब इसका कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा था। एब्राइट ने बोला इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव। तो एब्राइट बोलते हैं कि इतने समय से मैंने वैसे वो काम किया, और वो हंसते हैं कि सिर्फ 2 बटरफ्लाइज जो मैंने टैग की थी वही पकड़ी गई, मैंने इतनी सारी बटरफ्लाई टैग की उनमें से सिर्फ 2 ही पकड़ी गई बटरफ्लाइज वापस से। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 मील्स फ्रॉम वेयर आई लिव। और वो मतलब 75 उनके घर से 76 मील दूर जहाँ वो रहते वहीं पर, दे वर नॉट मोर देन, दूर इतनी दूर नहीं थी, बस वहीं पर पा गई, वो भी सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ही पाई। तो वो हंस के कह रहा है कि मतलब उन्होंने ये काम तो किया लेकिन काफ़ी फीडबैक वाला काम नहीं था। दैन इन द 7th ग्रेड ही गोट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर अ कंट्री साइंस फेयर एंड लॉस्ट। लेकिन 7th ग्रेड में उन्हें एक हिंट मिली कि सच में रियल साइंस होती क्या है, जब वो एक कंट्री साइंस फेयर में एंटर किए और वहाँ पर हार गए, यानी एक फेयर में गए वहाँ पर कॉम्पिटिशन में, और उन्हें उस टाइम पता चला कि रियल साइंस इज मतलब व्हाट इज रियल साइंस। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। वो बोल रहे हैं कि मुझे पहली बार बहुत दुख हुआ जब मैं अकेला बैठा था, मेरे पास कुछ नहीं था, नॉट गेट एनीथिंग, कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझको, और जबकि बाकी लोग कुछ ना कुछ जीत रहे थे। एब्राइट ने बोला हिज एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। उनकी एंट्री मतलब उन्होंने उसमें क्या पार्ट लिया था कि वो सिर्फ फ्रॉग यानी मेंढक उनके टिश्यूज की जो स्लाइड्स थी सिर्फ वही दिखा रहे थे माइक्रोस्कोप में, मतलब बस यही चीज़ें दिखाई उन्होंने। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले।
उन्होंने ये रियलाइजेशन किया कि जो विनर्स थे, जो जीत रहे थे उस कंपटीशन में, वो असलियत के एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहे थे, वो रियल दिखा रहे थे कि मतलब लोगों को कनेक्ट हो सके, लोगों को रियल दिखा रहे थे हर चीज़। लेकिन मतलब आप नहीं जीत सकते अगर आपके पास नीट डिस्प्ले, यानी आप सिर्फ स्लाइड्स दिखा रहे हैं, माइक्रोस्कोप में कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, तो आप इससे नहीं जीत सकते हैं। आपके पास कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए। ऑलरेडी द कॉम्पिटेटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिचार्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग। आप धीरे धीरे उनके अंदर कॉम्पिटिशन की जो एक स्पिरिट होती है, लोगों से जीतने की, उनके अंदर ये स्पिरिट स्टार्ट उनको ड्राइव यानी उनको फोर्स कर रही थी कुछ अलग करने के लिए, उनके अंदर दिखने लगी थी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। वो बोल रहे थे कि जो भी अगला साल का फेयर होगा, जो भी फेयर लगेगा, उसमें मैं एक रियल एक्सपेरिमेंट करूंगा। उन्होंने कहा द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर। और किस सब्जेक्ट पे क्योंगा, आप जैसे जानते हैं, आई न्यू जैसे मैं जानता हूँ कि मैंने बचपन से बहुत सालों से क्या किया है, इंसेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया है, इंसेक्ट्स के ऊपर काम किया, नहीं बटरफ्लाइज के ऊपर काम किया है। सो ही रोड टू डॉक्टर उरुखाट फॉर आइडियाज एंड बैक कम अ स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने डॉक्टर उरुखाट को लिखा कि आप मुझे आइडियाज़ भेजिए कुछ इनसे रिलेटेड, और वहाँ से उन्होंने क्या भेजा, बहुत सारा मतलब सजेशंस भेजे एक्सपेरिमेंट्स के बहुत। जब बैक के स्टैक का मतलब तो बहुत सारी फाइल्स जिसमें आइडियाज़ थे। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन कंट्री एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और इसने एब्राइट को बिजी रखा हाई स्कूल के टाइम पे, और काफ़ी उन्होंने प्राइज जीते कंट्री में, इंटरनेशनल साइंस अफेयर में, काफ़ी नेशनल जो भी अफेयर्स होते थे, फेयर होते थे, उन सब में बहुत सारे अवार्ड्स जीते। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8th क्लास का जब उनका प्रोजेक्ट था, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर। तो 8th ग्रेड में उनने क्या प्रोजेक्ट बनाया कि एब्राइट ने ये कोशिश की कि वो वायरल डिजीज को खोजा जाए, जो कि अधिकतर क्या होता है, जो मोनार्क कैटरपिलर होते हैं। मतलब जब आप देखेंगे लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की, आपने देखा भी था नीचे, मतलब मैंने ऊपर पढ़ाया था कि एग से कैटरपिलर, फिर कैटरपिलर से पूपा बनता है। तो कैटरपिलर की जब स्टेज आते हैं तो काफ़ी मोनार्क्स मर जाती हैं, हर साल बहुत ज़्यादा मरती हैं। तो ऐसी क्या बीमारी है, उसको खोजने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था। एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बिटल। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। तो बीटल होता है जो, मतलब आप बीटल्स मतलब होता है कीड़े होते हैं, भोरे होते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि शायद उन्होंने सोचा कि ये डिजीज़ जो भी हो रही है ये बीटल की वजह से हो रही है, इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि जो कैटरपिलर्स थे उनको बीटल की प्रेजेंस में बढ़ाया, मतलब वहीं पे पालन पोषण किया, वहाँ पे बीटल्स भी रहते थे। उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट। वो बोला मुझे वैसे कोई रिजल्ट नहीं मिला, उन्होंने बोला, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राई द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वन। वो बोला लेकिन मैंने फिर भी किया और मैंने दिखाया कि मैंने एक रियल एक्सपेरिमेंट किया और मैं जीता भी। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. नेक्स्ट ईयर जब उनका साइंस फेयर हुआ तो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया कि जो वायसराय बटरफ्लाइज होती हैं, जो आपको पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दी है कि हाउ इज़ द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप डिफरेंट फ्रॉम द वायसराय बटरफ्लाई बॉटम। नीचे जो आपको ये बटरफ्लाई दिखी है, ये नीचे वाली, ये वाली, ये होती है वायसराय, और ये वाली होती है मोनार्क। ये वाली होती है मोनार्क, ये मोनार्क है, और ये वायसराय, ये वाली। तो ये आप देख लेना। तो उसमें बता रखा है कि द थ्योरी वॉज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो इसमें बता रखा है कि जो मोनार्क होती है, ऊपर जो बटरफ्लाई दिखी है, वो बिल्कुल वायसराय बिल्कुल मोनार्क की तरह दिखती है, थोड़ी थोड़ी सिमिलर ही है, ये थोड़ा सा अंतर है इनमें। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि वायसराय बटरफ्लाइज होती है, जो नीचे वाली बटरफ्लाई है वो हमेशा ऊपर वाली बटरफ्लाई जो मोनार्क है उनकी कॉपी करती है, उनका जैसा दिखने की कोशिश करती हैं। और ये थ्योरी में ये था कि वायसराय इसलिए दिखती है ऐसा क्योंकि मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स मोनार्क्स को नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें वो टेस्ट में पसंद नहीं है। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वायसराय काफ़ी अच्छी लगती है बर्ड्स को खाने में, मतलब उन्हें खा जाते हैं बर्ड्स। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड डिनर। तो वो बोल रहे हैं अगर वायसराय मोनार्क की तरह दिखेगी बटरफ्लाई, तो बहुत चांसेस कम हो जाएंगे उनके मरने के, क्योंकि जो बर्ड्स हैं उन्हें मोनार्क समझेंगे और उन्हें नहीं खाएंगे, क्योंकि बर्ड्स को पता है मोनार्क टेस्टलेस होती है, जबकि बर्ड्स को वाइसरॉय बटरफ्लाइज होते काफ़ी पसंद होते हैं। इसलिए वायसराय मोनार्क बटरफ्लाइज की नकल करती थी, क्योंकि उन्हें बर्ड से बचना होता था। एब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड वुड ईट मोनार्क्स। तो एब्राइट का प्रोजेक्ट ये था क्या जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क्स को खाएंगी। ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। आई वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। तो उसमें था कि उन्होंने देखा कि जो स्टारलिंग बर्ड थी, उसने क्या किया,
सिंपल बर्ड फूड का मतलब जैसे चिड़िया को खाना होता है वो नहीं खाया, इट वुड ईट ऑल द मोनाक्स इट वुड गेट, उसने सारी मोनाक्स ही खा ली। ए ब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोज दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनाक्स। तो लेकिन एब्राइट ने बाद में बोला कि जो दूसरे लोगों की रिसर्च को देखकर कि शायद वायसरायज मोनाक की कॉपी करते हैं, लेकिन क्योंकि अब वो बर्ड ने तो खा ली थी मोनाक, तो इससे उन्होंने दूसरों की रिसर्च रिसर्च देखकर बोला कि शायद जो क्या कहते हैं ये मोनाक होती हैं ये मोनाक की कॉपी करती हैं वायसराय, ये उन्होंने कह दिया। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, और जो इनका ये प्रोजेक्ट था इसको फर्स्ट प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में और थर्ड मिला ओवरऑल पूरे साइंस फेयर में अवार्ड। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जब उनका सेकेंड ईयर था हाई स्कूल में, रिचार्ड हैब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। रिचार्ड एब्रिट बिगेन द रिसर्च, और एक ऐसी रिसर्च की और वो क्या बन गई, एक डिस्कवरी बन गई एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की, यानी कि ऐसा उन्होंने खोज निकाला था इंसेक्ट हार्मोन जो अब तक अननोन था। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, और इनडायरेक्टली कहें तो यही उनकी न्यू थ्योरी थी लाइफ ऑफ सेल्स पे, जो हमने अभी स्टार्टिंग पे भी पढ़ा था कि इसी थ्योरी की वजह से उनका जो आर्टिकल था वो पब्लिश हुआ था और इसके लिए वो बहुत फेमस हुए थे। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल, जो आंसर देना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन का बड़ा सिंपल है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन अ मोनाक पूपा। तो वो बोल रहे हैं कि क्या पर्पज हो सकता है कि 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स यानी सुनहरे रंग के बिंदुओं का जो मोनाक पूपा के ऊपर होती है। अभी मैंने बताया बटरफ्लाई की एक साइकिल होती है, सबसे पहले एग होता है, फिर कैटरपिलर होता है, फिर पूपा होता है और फिर एक पूरी बटरफ्लाई होती है। तो पूपा जो स्टेज होती है, प्यूपा जो स्टेज होती है उसके ऊपर जो 12 गोल्ड स्पॉट यानी सुनहरे रंग के स्पोर्ट्स होते हैं वो क्यों होते हैं। तो उनका क्वेश्चन यही था कि एवरीवन अज्यूम द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, तो सब सोच रहे थे कि वो इसलिए होते हैं सजावट के लिए। ऑर्नामेंटल जैसे ऑर्नामेंट्स हम गहने पहनते तो सजावट के लिए होते होंगे 12, वैसे ही होते होंगे बस। एब्राइट ने कहा कि सब ये सोचते हैं, बट डॉक्टर यूरक हार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन जो डॉक्टर यूरक हार्ट थे वो ये बिलीव नहीं करते थे क्योंकि वो भी इंसेक्ट्स पे स्टडी करते थे। To find the answer, Ebright had another excellent science student first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly full development. लेकिन इसका आंसर ढूंढने के लिए एब्राइट और उनके साथ एक दूसरा एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट जो भी साइंस में काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, उन दोनों ने क्या किया, एक डिवाइस बनाई जिसने उन स्पोर्ट्स को ऐसे शो किया कि वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बटरफ्लाई के पूरे डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो स्पोर्ट्स होते हैं, ना कि कोई सजावटी तौर पे सुंदर दिखाने के लिए बटरफ्लाई को। This project won a bright first place in the country fair and entry into the international science and engineering fair. इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को, जो हमारी कंट्री में जो फेयर था उसमें फर्स्ट प्लेस, मतलब वो फर्स्ट प्लेस पे आए, और इससे उनको कहाँ पर एंट्री मिली, इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर होता है वहाँ पर इनकी एंट्री हुई, यानी उनको वहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर उन्होंने थर्ड स्थान पाया जूलॉजी को लेकर। ही ऑल्सो गोट अ चांस to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research, और वहीं पर उन्हें चांस मिला काम करने का गर्मियों में, समर्स में। एंटोमोलॉजी होता है जब आप इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करती है लेबोरेटरी, वहाँ पर जो कि कौन कौन सी लेबोरेटरी थी कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की लेबोरेटरी में उन्हें काम करने का मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनाक प्यूपा, और जब वो हाई स्कूल में थे, जूनियर थे, तो उन्होंने रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, इसी को कंटिन्यू किया, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस एक्सपेरिमेंट्स किए मोनाक प्यूपा पे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उस साल उनका प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट प्लेस पे आया इंटरनेशनल साइंस फेयर में। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उन्हें दूसरा मौका मिला जब उन्हें आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला समर्स के दौरान। इन हिज सीनियर ईयर, जब वो सीनियर ईयर में थे यानी लास्ट ईयर थे, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक स्टेप आगे चले। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनाक विंग इन अ कल्चर एंड शोज दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स एंड ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेल को बड़ा किया एक मोनाक के विंग में से निकाल कर, यानी एक बटरफ्लाई के विंग में से निकाल कर, इन अ कल्चर, यानी एक आप समझ सकते हैं एक लिक्विड सोल्यूबल एलिमेंट हो सकता है, जिसके अंदर उन्होंने उसको बड़ा किया उस सेल को, और ये दिखाया कि जो सेल होता है वो अपने आप को डिवाइड कर कर एक नॉर्मल बटरफ्लाई में भी बन सकता है
अगर उसको वो गोल्ड स्पॉट का हार्मोन अगर उसको फेड यानी खिलाया जाए, तो मतलब हम समझ रहे हैं कि हार्मोन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था बटरफ्लाइज के लिए, इसलिए वो गोल्ड स्पॉट के बारे में उन्होंने एडवांस स्टडी किया। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इनका जो प्रोजेक्ट था उसको फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो उन्होंने अपनी पूरी गर्मियाँ ग्रेजुएशन के बाद इसी में काम करने में निकाल दी, आर्मी लेबोरेटरी में, और उसके बाद लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए एडवांस। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब उन्हीं ऐसे ही गर्मियाँ जो आती गई, उन्होंने ऐसे ही अपना काम स्टार्ट रखा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। उन्होंने बाद में भी काफ़ी ज़्यादा, जब वहाँ वापस से लेबोरेटरी में चले गए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी काम किया उस हार्मोन के ऊपर जो कि वो गोल्ड स्पॉट का था। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर। और उस लेबोरेटरी में मतलब यहाँ पे काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होते हैं, काफ़ी बहुत बड़े लेवल के एडवांस लेवल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उनसे काफ़ी ईजी होता है कि आप उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को जान पाएँ, क्योंकि उसके पास वो जब तक ऐसे ही काम कर रहा था तो इतने एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह रिसर्च किया। और ईयर एंड हाफ लेटर, मतलब 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। एब्राइट को एक नया आइडिया आया, अपनी एक न्यू थ्योरी जो कि सेल लाइफ के ऊपर डेडिकेटेड थी उसका। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, जिसे बता रखा है कि उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया। जब वो उसका एक्सरे देख रहे थे तब उनको ये आइडिया आया। व्हेन ही सो दीज फोटोज दोज फोटोज ए ब्राइट डिडंट शाउट, जब उन्होंने ये एक्सरे की फोटो देखी वो चिल्लाई नहीं, यूरेका और इवन आई हैव गोट इट, ऐसा भी नहीं कि यूरेका देखो मैंने अचीव कर लिया, बट ही बिलीव दैट along with his finding about insects hormone the photos gave him the answer to one of biology puzzles। यानी वो दे तो रहा है हार्मोन के बारे में, उनको पता चल गया है, लेकिन वो फोटो एक आंसर और दे रही है कि जो कि बायोलॉजी में पजल बन चुका है, उसका आंसर भी ये फोटो दे रही है। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और वो आंसर क्या है कि जो सेल होते हैं वो कैसे रीड करते हैं, जो डीएनए का ब्लू प्रिंट होता है उसको कैसे पता लगा पाते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। आपको पता है डीएनए एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है, जो कि हमारी हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। यानी आपके जैसे डीएनए होता है वो आपके मतलब फैमिली मेम्बर से मिलता है, वैसे सबका डीएनए अलग होता है, जो हेरिडिटी होता है मतलब एक वंशगुणित होता है। इट डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल, वो आपका मतलब आपका सेल है वो कैसे फंक्शन करेगा, उसका फॉर्म कैसा होगा, ये वो डिटरमाइन करता है। दस डीएनए इज द ब्लू प्रिंट ऑफ फॉर लाइफ, तो हमारी जो लाइफ का ब्लू प्रिंट है वो डीएनए है, और वो डीएनए को कौन रीड कर रहा है, वो सेल कर रहा है जो उनको उसमें फोटो में दिखा था। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट्स जेम आर वोंग work all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। ए ब्राइट और उनके जो कॉलेज के रूममेट्स थे जेम आर वोंग, उन्होंने पूरी रात काम किया, पिक्चर्स बनाई, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स और दिखाने के लिए कि कैसे काम करता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और साथ में मिलकर उन्होंने बाद में पूरा पेपर लिखा कि थ्योरी कैसे काम करती है। सरप्राइजिंग नो वन who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honor, second in his class of 1510। यानी जो सरप्राइजिंग नो वन न्यू हिम, मतलब उनके लिए बहुत सरप्राइज था उन लोगों के लिए जो एब्राइट को नहीं जानते थे कि वो ग्रेजुएट हुए हार्वर्ड से विद हाईएस्ट ऑनर। उन्हें काफ़ी ज़्यादा सम्मानित किया गया, हाईएस्ट ऑनर से वो पास हुए हैं और पूरी क्लास में सेकंड नंबर पाए। और वो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 1510। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और एब्राइट वेंट मतलब वो चले गए ग्रेजुएट टू बिकम अ ग्रेजुएटेड स्टूडेंट, मतलब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वो स्टूडेंट रिसर्चर थे और वो वहाँ से ग्रेजुएट है। देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दिस थ्योरी, और वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया वापस से अपनी थ्योरी को टेस्ट करना, कि उनकी जो थ्योरी उन्होंने दे दी है उसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर ग्रेजुएशन स्टार्ट की। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थ्योरी सही हो जाती है, अगर ये सही में सही थ्योरी है, इट विल बी बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप होगा अगर आपको लाइफ का प्रोसेस कैसे होता है उसको समझना है। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज।
और ये एक ऐसा आइडिया होगा जो कि शायद कैंसर जैसी और भी बीमारियां उनको कैसे प्रिवेंट करना है उसका आइडिया दे पाएगा। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि एब्राइट का जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी था, उनको जो साइंस में रिसर्च में जो इंटरेस्ट था उसकी वजह से हो पाया। हिज हाई स्कूल रिसर्च into the purpose of the sport on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life। यानी उनका हाई स्कूल का रिसर्च और उसके बाद उनका एक पर्पस कि वो स्पोर्ट्स क्यों होते हैं मोनार्क प्यूपा पे, ये इवेंचुअली अचानक से एक ऐसी थ्योरी बन गया सेल लाइफ की, कैसे पता ही नहीं चला। ऐसी उनकी जो साइंस में क्यूरियोसिटी थी। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अनदर इंटरेस्ट। मतलब इसे बता रखा है कि रिचर्ड एब्राइट साइंस में ही इंटरेस्टेड नहीं थे, जैसे उन्होंने बस बटरफ्लाइज स्टार्ट की कलेक्ट करना उसमें ही इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन बट नॉट सो डीपली, उसी में इतना डीपली उनको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनको अदर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनुइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। मतलब एब्राइट एक चैम्पियन थे डिबेट के और पब्लिक स्पीकर भी थे, गुड कैनुइस्ट थे और काफ़ी आउटडोर पर्सन थे, उन्हें घूमना काफ़ी पसंद था। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। यानी वो अच्छे फोटोग्राफर भी थे। किसके थे पर्टिकुलर, वो किसकी फ़ोटोज़ लेते थे कि जैसे भी कोई भी साइंस से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, इन सब की। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड जो एब्राइट थे वो काफ़ी एक स्टूडेंट की तरह थे, मतलब बहुत ज़्यादा ए स्टूडेंट थे, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी। क्योंकि लर्निंग हम जो सीखते हैं वो बहुत ईजी होती है। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। मतलब वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे तो लर्निंग उनके लिए काफ़ी ईजी थी, जो उनकी एनर्जी बच जाती थी वो डिबेट्स में लगाते। मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स उनकी तरफ उनका रुझान होने लगा। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए वियरर। और उनको ऐसा इंसान भी मिला जो उनको एडमायर करता था, उनको प्रोत्साहित करता था। उनका नाम था रिचर्ड ए वाइमर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर, उनके एसएस के टीचर थे वो, एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। और जो क्लब्स बताए गए थे अभी मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, वहाँ पर भी उनकी हेल्प करते। मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन। वो बोल रहे हैं कि वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। उन्होंने मेरा दिमाग खोला कि मैं न्यू आइडियाज़ सोच सकूँ, एब्राइट ने बोला। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। तो इनके टीचर बोल रहे हैं कि रिचर्ड हमेशा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट ही करता था हर चीज़ में। वॉट प्लीज मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debates research beside doing all his research with butterflies and his other interests। वो बोल रहे हैं ये सबसे ज़्यादा मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था रिचर्ड के बारे में, वो ये था कि वो एक ऐसा बच्चा था जो 3 से 4 घंटे रात में काम, मतलब डिबेट रिसर्च करता और उसके अलावा अपना बटरफ्लाई वाला रिसर्च का काम भी करता, अपने दूसरे इंटरेस्ट भी करता, लेकिन 4 से 5 घंटे वो डिबेट रिसर्च को देता। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटेटिव। रिचर्ड काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे। मिस्टर वेयर कंटिन्यू बट नॉट इन अ बैड सेंस। वो बोल रहे हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे, लेकिन किसी बैड सेंस में नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन करते हैं तो आपके दो साइड होते हैं। अगर आप अच्छे रीज़न से कंपटीशन करें या बुरे रीज़न, तो वो बता रहे हैं कि वो बैड सेंस में कॉम्पिटिटिव नहीं थे। वो एक्सप्लेन करते हैं कि रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड इसलिए नहीं जीतना चाहता था कि उसे प्राइज़ लेना है या दूसरों से आगे निकलना है। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू द बेस्ट जॉब ही कुड। बल्कि वो इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि उनको अपनी जो भी काम करना है उसमें उनको बेस्ट अपना देना था, बिल्कुल बेस्ट एफर्ट करने थे, अपना पूरा अच्छे से काम करना था। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट। अच्छे के लिए वो एक बेस्ट करना चाहते थे, यानी राइट रीज़न था उनका कॉम्पिटिटिव उसका, कि उनको अपना पूरा एफर्ट देना था, अपना बेस्ट करना था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और यही एक ऐसा इंग्रेडिएंट हम कहते हैं कि एक मतलब चीज़ होती है, जैसे हमको क्या क्या सामान चाहिए, तो ये सामान इसमें ऐसे बोल रखा है कि यही चीज़ थी उनकी जो उनको साइंटिस्ट बनाने में हेल्पफुल थी। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड एंड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। कि आप एक फर्स्ट रेट माइंड से स्टार्ट करें, मतलब आप एक नई चीज़ से स्टार्ट करें, फिर उसके उसमें कुछ क्यूरियोसिटी ऐड कर दें उस चीज़ में, यानी उत्सुकता ऐड कर दें, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न। और उसके अंदर फिर एक ऐसी विल, यानी एक ऐसी चीज़ डाल दें कि आपको जीतना है लेकिन सही रीज़न के लिए जीतना है, ऐसी विल, एक ऐसी इच्छा डाल दें आप उस मिक्स में, तो आप मतलब साइंटिस्ट वो बन गए। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और एब्राइट के पास ये क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स
ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और वो बोल रहे हैं जब वो समय था जब उनके पास वो बुक आई थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, उन्होंने उनका जो वर्ल्ड ऑफ साइंस था उसके लिए उनके दरवाजे खोल दिए थे। रिचर्ड एब्राइट वो हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और उसके बाद उन्होंने साइंस में जो भी उनकी क्यूरियोसिटी थी वो उन्होंने कभी नहीं खोई, वो हमेशा अच्छा करते गए। तो यहीं पर स्टोरी एंड होती है, और ये लिखी गई है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा। तो हमने इस स्टोरी में देखा काफ़ी बड़ी स्टोरी है। तो इसमें यही था कि एक साइंटिस्ट है उनके बारे में बताया कि उन्होंने कैसे बटरफ्लाई से स्टार्ट किया, फिर उनकी मम्मी ने उन्हें एक बुक भी ला के दी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, लास्ट में हमने यहाँ पे देख रखा है ये बुक उनको ला के दी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी उनकी लाइफ में साइंटिस्ट की इस वर्ल्ड में आने की, और उन्होंने मतलब काफ़ी रिसर्च किए अच्छे अच्छे, जैसे उसमें देखा था एक तो वायरल डिजीज़ के बारे में किया उन्होंने, एक फिर उन्होंने वाइस रॉय बटरफ्लाई के ऊपर किया, फिर उन्होंने एक ऐसी थियरी दे दी इसी के चलते कि वो जो आज एक मतलब बायोलॉजी की बड़ी पजल को सॉल्व करती है। तो यही पूरी स्टोरी में था। सो वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।